हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाया था। क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? जो क्वांटिटीज सेम हो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। हमने इसको समझा था और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसी के आगे का काम है ये एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को हमने समझना है आज, और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है ना। ये जो टॉपिक है हमारा दो पार्ट में आएगा। रीजन ये है कि ये टॉपिक 4-5 पॉइंट है। अगर एक ही टॉपिक में सारा कुछ कवर करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बिल्कुल अच्छे से धीमा धीमा पढ़ेंगे। तो सभी लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर बैठे और जो मैं लिखाऊंगा उसको लिखेंगे, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। देखिए तो बच्चों क्या है पहला इसका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला can be used to convert one system of unit into another system of unit of system। चलिए सर, अब डेफिनेशन से इतनी बातें क्लियर नहीं होती हैं। हम लोग देसी लोग हैं ना, हम लोगों को डेफिनेशन से बातें इतनी क्लियर नहीं होती है। हमको समझना होता है न्यूमेरिकल, हमको करना होता फील, पूरी फिजिक्स को फील करना बच्चों अच्छे से। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं बच्चों कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा डाइन क्या है। कुछ नहीं बच्चों, देखो क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं। जो न्यूटन है ये है यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ फोर्स। किसमें है ये? एसआई सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में। और ये जो बच्चों डाइन है, ये जो डाइन है ये भी है यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन ये है सीजीएस सिस्टम में। ये एसआई सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया गया आपको। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब सुनिए बच्चों, अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? तो फोर्स की डायमेंशन होती है ML_T-2, है ना। इस ML2 को SI में कैसे लिखा जाएगा? SI में मास है ना, ये M मतलब मास, मास को केजी बोलेंगे। लेंथ L, इसको बोलेंगे मीटर। और ये है टाइम बच्चों, तो ये हो जाएगा सेकंड। ये इसकी यूनिट हो गई एसआई में, केजी मीटर सेकंड। उसी तरीके से बच्चों अगर हमसे कहा जाए सीजीएस में बनाओ, तो जहां पे केजी होता है वहां पे ग्राम लिखना होता है, जहां पे मीटर है वहां पे सेंटीमीटर लिखना होता है, और जहां पे सेकंड है, सेकंड तो भाई दोनों के लिए सेम है। जिन बच्चों को नहीं आता है मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज उसको पढ़ के आइए, वरना बाउंस होगा सब। पढ़ के आइए बिल्कुल, वरना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो ये बातें हमको समझ में आई। अच्छा अब सुनिए, ये भी एक क्वांटिटी, ये भी एक क्वांटिटी। बच्चों कभी भी ना यूनिट के कन्वर्ट होने से क्वांटिटी नहीं बदलती है। अगर मैं बोलता हूं कि 5 केजी है और ये हमारा 5000 ग्राम है, देखिए यहां पे केजी है और यहां पे ग्राम है। यूनिट के कन्वर्ट होने से ओवरऑल क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये भी 5 केजी है, ये भी 5 केजी के बराबर है। मतलब ये दोनों यूनिट ये दोनों क्वांटिटी कैसी हैं? बराबर है। ठीक है सर, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। इसको बच्चों कैसे लिखेंगे? पहली वाली क्वांटिटी है 1 न्यूटन और दूसरी वाली क्वांटिटी है डैश डाइन। ठीक है सर, बहुत अच्छा। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। फर्स्ट वीडियो में सिखाया गया ये।
N1 है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, U1 है यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, N2 है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, U2 है यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। N1 क्या है बच्चों? 1। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन वाली यूनिट मतलब एसआई यूनिट क्या है? देखो न्यूटन है, एसआई यूनिट क्या है? केजी मीटर सेकेंड -1 सेकेंड -2। N2 फाइंड करना है बच्चों, और U2 क्या है? सीजीएस वाली यूनिट है ना, तो सीजीएस वाली क्या है बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। ठीक, अच्छा अब क्या किया जाएगा? हमें N2 चाहिए, तो N2 को एक तरफ रखिए और क्या करेंगे? N2 को इस तरफ रखा हमने और ये आ जाएगा केजी अपॉन ग्राम, यहां पे मीटर अपॉन सेंटीमीटर और यहां पे सेकेंड -2 अपॉन सेकेंड -2, है ना। अब यहां पे देखिए क्या है? सेकेंड है ना, यहां पे 1 यहां पे 1, तो देखिए यहां पे भी 1 है और यहां पर भी 1 है। N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम? कन्वर्ट किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। इसको लिख सकता हूं मैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये तो पूरा का पूरा मर गया। इसको लिख सकते हैं ना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, होता है ना, होता है। इसको क्या किया जाएगा बच्चों? N2 यहां पे क्या लिखा जाएगा? ये ग्राम से ग्राम मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, ये आ जाएगा 10 की पावर 3 और ये आ जाएगा 10 की पावर 2, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 5, है ना। तो हम यहां पे आंसर लिख सकते हैं क्या कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, है ना। बोर्ड के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। जो बच्चे समझदार है ना, याद कर लो, बाकी बोर्ड के लिए तो आपको कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी करते जा रहे होंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बच्चों किया जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक और करते हैं। क्या है? अगर हमसे बोला जाए कन्वर्ट 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। देखो बच्चों, ये जो जूल है एसआई यूनिट किसकी? वर्क की। किसकी? वर्क की। यूनिट ऑफ वर्क, और किस में है? एसआई में है। और जो बच्चों अर्ग है, ये भी यूनिट ऑफ वर्क है। किसमें है ये? सीजीएस में है। ठीक, इतनी बातें तो हमको पता चल गई सर। अब तो इसको धुआं धुआं कर दो। जो बच्चों वर्क होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है mL² T-2। ये हमारी वर्क की डायमेंशन होती है। ठीक है, एसआई यूनिट में बच्चों क्या होगी इसकी यूनिट? ये हमारा क्या है? मास। एम क्या हो जाएगा? मास हमारा क्या हो जाएगा? केजी ना। एल क्या हो जाएगा? एल हमारा हो जाएगा मीटर, और टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड, है ना। ठीक है सर। सीजीएस में बच्चों क्या हो जाएगा? ये सीजीएस मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा ग्राम। और लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? सेंटीमीटर। और टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। ठीक, इतनी बातें हमको ना दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए हमारे। ठीक है सर, इसको मैं लिख सकता हूं क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 क्या है? 1 जूल। क्वांटिटी 2 क्या है? डैश अर्ग, है ना। ये है बच्चों N1, ये है U1, ये है यहां पे N2 और ये है U2। ठीक है सर। N1 क्या है बच्चों? 1। जूल की यूनिट क्या है? जूल क्या है? एसआई है ना। एसआई यूनिट क्या है? ये है।
केजी मीटर सेकंड। अभी देखेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना है। केजी मीटर सेकंड। दूसरा क्या है बच्चों, N2 हमसे पूछा गया है, इसकी क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। अब देखिए यहां पे केजी के ऊपर क्या पावर है, 1, मीटर के ऊपर क्या पावर है, 2, सेकंड के ऊपर क्या पावर है, -2, 1 2 -2। N2 फाइंड आउट कैसे करेंगे, N2 इज इक्वल टू केजी अपॉन ग्राम, और इसकी पावर क्या लगाएंगे बच्चों, 1, फिर मीटर अपॉन सेंटीमीटर, बच्चों क्या पावर लगाएंगे, 2, देखो 2 पावर है, और यहां पे है सेकंड, और इसकी पावर क्या लगाएंगे बच्चों, -2। ये तो बिना कुछ पूछे मर गया है ना। N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, है ना। मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं केजी को ग्राम में, बिल्कुल कर सकता हूं, पावर 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और ये आ जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। इसको मैं ये ग्राम से ग्राम मरा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, है ना, इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 4, और ये आंसर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 7। मतलब ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। याद करने का मन है, याद कर लो, कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना ही चाहिए। चलिए इसको कॉपी करिए, खटाक से कॉपी इसको छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई सिस्टम। find its value in CGS सिस्टम। ये हमसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए इसको बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखो बच्चों, G की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही तो है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। न्यूटन की यूनिट क्या होती है, अभी हमने पीछे किया था, क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऐसा होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम से निकाल लीजिए, और ये रहा m स्क्वायर, और ये रहा केजी का स्क्वायर। केजी से केजी मरा, तो क्या लिखा जा सकता है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये केजी ऊपर जाएगा बच्चों, तो केजी -1 मीटर क्यूब, और ये है सेकंड -2, है ना। चलो सर बहुत अच्छा। अब बच्चों हमको बनाना है किसमें, इसको सीजीएस में बनाना है। तो अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई सिस्टम की, तो मास क्या है बच्चों, तो मास तो केजी में है। लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ तो मीटर में है, और जो टाइम है वो हमारा सेकंड में है। ठीक है सर। और जब बच्चों मैं सीजीएस की बात करूंगा, तो सीजीएस में क्या है, मास हमारा किस में है, मास तो हमारा ग्राम में होता है, ग्राम में।
और लेंथ किस में होता है बच्चों, सेंटीमीटर में होता है, और टाइम किस में होता है, टाइम तो सेकंड में होता है भाई। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब क्या बोला मैंने ये बताया कि Q1 इज इक्वल टू Q2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू बच्चों क्या है, ये वाली वैल्यू है ना, ये है, ये क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 kg -1 मीटर क्यूब और सेकंड -2, यही तो है। और N2 हमसे पूछा गया है, U2 क्या है बच्चों, CGS वाली यूनिट है ना। चलिए सर, तो इसको क्या लिखेंगे, ग्राम, क्या है ग्राम, -1, ठीक। सेंटीमीटर क्या है, क्यूब, सेकंड -2। चलिए आगे सॉल्व कर दिया जाए इसको। अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यहां पे लिखा जा सकता है केजी अपॉन ग्राम की पावर -1, देखो है ना, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर माइनस कितना है, 3 है भाई, ठीक। और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2, ये तो मर गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। फिर क्या करेंगे इसको हम, केजी क्या लिखा जा सकता है, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, क्या, पावर 1, है ना। अब सेंटीमीटर, मीटर क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3। क्या लिखा जा सकता है, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये मर गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 -1, देखो 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर मरा, 10 की पावर 2 को 6 लिखा जा सकता है। N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर यहां पे 3 ना, 3 2 6। अब क्या होगा, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। अब तो सभी लोग कर लेंगे। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, है ना। बस, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। न्यूटन की एसआई सीजीएस में क्या होती है, डाइन, है ना। मीटर का क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर, अपॉन केजी का मतलब क्या बच्चों, ग्राम का स्क्वायर, है ना, मीटर का स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है। ऐसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए हमको, ठीक है। बहुत ही आसान था, पक्का समझ में आया सभी लोगों को। चलो दूसरा एप्लीकेशन बच्चों देखा जाए जरा। दूसरा एप्लीकेशन तो बहुत ही हलवा है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है। इसको बिहार यूपी में हलवा कहते हैं, बिल्कुल हलवा सा कंसेप्ट है ये। सर बिहारी हो क्या, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो। देखो क्या है, एक क्वेश्चन, सेकंड एप्लीकेशन बच्चों, बाय द डायमेंशंस we can check the correctness of equations। ये क्या है सर, जरा इसको समझा दो, ये क्या चीज है। देखो बच्चों,
हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, तो कोई इक्वेशन सही है या नहीं है ना, रॉन्ग तो नहीं कहीं पे। अगर हमको बोल दिया जाए कि चेक करो, तो चेक ही नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, लेकिन अगर हमको डायमेंशन पता है तो हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। भले हमको इस इक्वेशन के बारे में नहीं पता है, जीरो है हम उसके बारे में, कभी हमने सुना ही ना हो इक्वेशन, लेकिन फिर भी अगर हमको डायमेंशन आता है तो हम इजीली बता सकते हैं दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। कैसे चेक किया जाएगा, चलो सीखते हैं इसको। जैसे बच्चों मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने, और मैं बोलता हूं फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन बच्चों, जरा देखा जाए। अगर मैं कहता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी लोग जानते होंगे इस इक्वेशन के बारे में। क्या है इक्वेशन, तो ये होती है बच्चों v क्या, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। पहली बार आखिरी बार लिख रहा हूं, हमको पता चलना चाहिए। एक्सीलरेशन होता है ये, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम ये सब चीजें, और ये होता है टाइम। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, यू की क्या होगी एल टी माइनस वन, प्लस एक्सीलरेशन की कितनी होती है एल टी माइनस टू, और ये होती है टाइम की तो टी। इसको अगर आप चेक करोगे एल टी माइनस वन और ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। अगर आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसा है ये, डायमेंशनली। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन एक करेक्ट है, और सभी लोगों को पता है, 10th में भी सिखाया गया, 9th में भी, 8th में भी, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है फर्स्ट। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन है ना। ये हमारा ए था और ये हमारा मान लो बी। मान लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, u है इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, t है टाइम t, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा l, मर गया l, ये मर गया l। अगर आप इसको देखोगे बच्चों, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आया है ना। कैसा है ये, डायमेंशनली। मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन को दिया जाए, हम ना लेफ्ट हैंड साइड वाले को और राइट हैंड साइड वाले की डायमेंशन निकालेंगे, अगर इक्वल हो गया डायमेंशन तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन करेक्ट है। आप यहां पे वैल्यू मत देखो, बीच में प्लस लगा, वैल्यू होगी जुड़ के लेंथ ही तो बनेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सीखा है हमने। तो बच्चों ये रहा दूसरा एप्लीकेशन जो कि बहुत ही हलवा था। अब तीसरा एप्लीकेशन देखना है हमने। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, ये तीसरा एप्लीकेशन जरा देखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, किसी को पता है तीसरा एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड, तीसरा एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू फाइंड the relation between different physical quantity है ना। चलिए ये भी बात हमको समझ में नहीं आई होगी ना। जैसे मान लो बच्चों कि कुछ ढेर सारी हमको क्वांटिटी दे दी गई है, ढेर सारी मतलब कुछ वैल्यू होंगी, कुछ अलग अलग क्वांटिटीज दे दी गई हैं, और हमसे पूछा जाएगा कि चलो बताओ इनका क्या आपस में रिलेशन है। तो कैसे समझाएंगे इनका रिलेशन? एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरू करूंगा मैं, करीब 3-4 क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसको, क्या है ये। पहला है बच्चों, एक क्वेश्चन है, हम ये बोलेंगे a pressure is applied
on a body is depends on force and area of the body। ये कुछ है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या चीज लिखा हुआ, कुछ ऐसे लिख दिया गया है, ऐसे रैंडम सा कुछ तो अड़म बड़म लिख दिया गया है। अब समझो क्या इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हम कैसे इनका रिलेशन बताएंगे। देखो इसमें तीन क्वांटिटी, एक प्रेशर है, एक एरिया है और एक फोर्स है। ये तीन क्वांटिटीज हैं बच्चों, इन तीनों क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताना है हमको। तो ऐसे लिखेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एरिया। फॉर्मूला नहीं याद करना, बस आपको जो लिखा है क्वेश्चन में ऐसा कर देना है। बोल रहा है प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे। देखो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटा के लगा दो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। फोर्स की जगह फोर्स, एरिया की जगह एरिया, इसकी पावर पी, इसकी पावर क्यू लगा दिया हमने। अब क्या करोगे सर, सबकी बच्चों डायमेंशन लिखो। प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगा के। फोर्स की डायमेंशन बच्चों कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू होती है ना फोर्स की डायमेंशन। किसी को याद नहीं है प्लीज पढ़ के आइए। एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर की पावर क्यू, इतना तो कर सकते हो ना। सबकी डायमेंशन हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा ना सजाया जाए। सजाने का क्या मतलब है, अरेंज किया जाए। ये रहा के, मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों m की पावर p, l की पावर p और t की पावर माइनस 2p और l की पावर 2q लिख सकता हूं ना। देखो m की पावर p, l की पावर p, t की पावर माइनस 2p और l की पावर 2q। अब इसको लिखो थोड़ा सा ऐसे, m की पावर p, l की पावर p प्लस 2q। बच्चों हम हमेशा से जानते हैं कि प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। और ये रहा t और t की वैल्यू है माइनस 2p। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है दोनों तरफ। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों, देखिए इस तरफ m की पावर 1 और यहां पे m की पावर p है ना। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 1, संभाल के रखिए इसको। यहां पे है l की पावर माइनस 1 और यहां पे है l की पावर p प्लस 2q, तो लिख सकते हैं p प्लस 2q इज इक्वल टू 1, है ना। सॉरी माइनस 1 लिख सकते हैं ना, p प्लस 2q माइनस 1। अब क्या किया जाएगा, p की जगह वैल्यू रखो बच्चों 1 प्लस 2q इज इक्वल टू माइनस 1। ये उस तरफ जाएगा तो 2q माइनस 2 हो जाएगा और q की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। उसी तरीके से, इसकी जरूरत तो है नहीं बट हम सॉल्व कर देते हैं, t की पावर माइनस 2q और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2p। तो माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 2 और ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 1 के बराबर, पहले ही हम पता कर चुके हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये वाली इक्वेशन को याद कर, देखो p इज इक्वल टू k और f की पावर p और p की वैल्यू कितनी है 1 लिख दो। a की पावर q और q की वैल्यू कितनी है माइनस 1। देखो जी p इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा f और ये a की पावर माइनस 1 है, ये नीचे आ जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं कह दूं k इज इक्वल टू 1 तो p इज इक्वल टू f बाई ए, फॉर्मूला नहीं बनता है। ये फॉर्मूला याद है किसी को, ये फॉर्मूला रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ये क्या है फॉर्मूला, रियलिटी में है ये फॉर्मूला, p इज इक्वल टू f बाई ए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो जरा देखा जाए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइम पीरियड
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is depends on mass of bob, length of string and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ये कुछ सवाल है बच्चों, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, बस मैंने कुछ भी बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। फाइंड इट्स रिलेशन, मैंने कुछ ऐसा ही लिख दिया है बोर्ड पे, हम देखते हैं क्या ये बनता है। तो देखिए क्या बोले हमको, क्या क्या है, टाइम पीरियड, दूसरा क्या है एक्सेलरेशन, एक है लेंथ है और एक मास है, 4 क्वांटिटी है बच्चों। और बोल रहा है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, T इज इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, कुछ भी लिख दो, ABCD PQR कुछ भी लिख दो, ठीक है सर। इसका डायमेंशन बच्चों क्या होगा, m0 l0 t1, ये होगा k। इसकी डायमेंशन बच्चों क्या होगी, m है ना, मास की तो m ही होती है और लेंथ की भी l ही होती है, और एक्सीलरेशन की कितनी होती है सर, वो तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, LT-2 होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, k m की पावर a, l की पावर b, यहां पे लिखिए l की पावर c और t की पावर -2c, है ना। इसको कैसे करेंगे, k m की पावर a, l की पावर b प्लस c, है ना, l की पावर देखो मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है, और t की पावर -2c। कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहां पे m की पावर 0 है और यहां पे m की पावर a है, तो यहां पे a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ओके, यहां पे जरा देखा जाए बच्चों, अब क्या है, यहां पे l की पावर 0 और यहां पे l की पावर b प्लस c, तो क्या हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, और यहाँ पे t की पावर 1 और यहाँ पे t की पावर -2c, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू बच्चों -12, है ना, c इज इक्वल टू -12 और b प्लस c इज इक्वल टू 0, b और c की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे पुट करिए -12 और b की वैल्यू आ जाएगी +12, तो हमको a b c की वैल्यू बच्चों पता चल गई। क्या करेंगे अब हम, t इज इक्वल टू के m की पावर a, और a की वैल्यू कितनी है 0, फिर क्या l है, l b की वैल्यू कितनी है हाफ, g -12, है ना। देखो फिर t इज इक्वल टू के, ये तो खत्म, l की पावर हाफ है बच्चों, रूट के अंदर लिख सकते हैं, और ये g की पावर -12 है, इसको नीचे ले आए और इसको ऐसे, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बच्चों t इज इक्वल टू आया है √L/g, ये टाइम पीरियड का लेंथ और g के साथ रिलेशन है। आपको मैं बता दूं, ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है जो आगे आप लोग पढ़ोगे, 2π√L/g, ये कांस्टेंट है यहाँ पे L/g, ठीक है। तो ऐसे करके हमने किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन की हेल्प से रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखो कितना आसान है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उन क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनने वाला बच्चों, इसी पे बेस, इसका जो तीसरा नहीं, चौथा और पांचवा एप्लीकेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, उसके बढ़िया न्यूमेरिकल लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
बिल्कुल फिजिक्स को फील करो, बहुत ही आसान है फिजिक्स, मजाक कर रहा हूं। फिजिक्स आसान का मतलब मेरा ये है कि फिजिक्स को अगर आप फील करेंगे ना, फील करेंगे, तो फिजिक्स जैसा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं दिखेगा अगर आपने फील करके पढ़ा। और अगर आप रटोगे तो फिजिक्स में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं किसकी वजह से, क्योंकि वो रटते हैं चीजों को। जो बच्चे कंसेप्चुअली समझते हैं ना, उनके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी फिजिक्स 11th-12th की फील कराऊं, और हमको नीट और आईआईटी में फोड़ना है, ठीक है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, बाय बाय।